नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के 5th चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये जो दो सुंदर सी कन्याएं आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो हमें मदद करेंगी इस चैप्टर को समझने में। तो इफ़ आई कैन लुक इनटू दीज टू गर्ल्स एंड दे हेयर, तो फर्स्टली आई विल ऑब्जर्व कि इनका जो कलर ऑफ हेयर है वो डिफरेंट हो रहा है। ठीक है। सिमिलरली इफ आई कैन लुक इन टू देयर कलर, तो मैं देखूंगा ये जो सुंदर वाली सी कन्या है, खैर दोनों ही सुंदर है, इनका कलर कुछ ज़्यादा ही साफ है और इनका कलर जो है वो थोड़ा सा सांवला पड़ जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस लेडी। तो आई हैव गॉट अ वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाई इज इट दैट वी आर हैविंग दिस डिफरेंस? डिफरेंस उनके बालों के कलर में है, डिफरेंस उनके उनके अपीयरेंस में है, डिफरेंस उनके स्किन के कलर में है। वो डिफरेंस कहाँ से आया है? वो आया होगा उनके पेरेंट्स में से, राइट? दैट वुड हैव कम फ्रॉम देयर पेरेंट्स। राइट। सो इनहेरिटेंस अगर मैं बात करता हूँ तो आई कैन डिफाइन इट एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। राइट, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये कैरेक्टर्स जो है ये ट्रांसमिट करे जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ से होते हैं भैया? कहाँ से आए होंगे इनके अंदर कैरेक्टर्स? इनके आए होंगे, ये अंदर आए होंगे ये कैरेक्टर्स पेरेंट्स में से। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो वो प्रक्रिया, वो तरीका, वो प्रोसेस जिसके द्वारा पेरेंट्स से कैरेक्टर, आई मीन कैरेक्टर जो है अपने पेरेंट्स से बच्चों तक पास ऑन होते हैं, उन्हें कहा जाता है इनहेरिटेंस। फिर वेरिएशन क्या होता है? नाउ बोथ ऑफ दीज लेडीज सीम्स टू बी ऑफ सेम स्पीशीज। इंसान है वो, ह्यूमन है, ठीक है, मैमल है वो लोग, और होमोसेपियन से सेम स्पीशीज है। तो होता ये है कि किसी स्पीशीज के जो इंडिविजुअल होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो वो क्या लिख सकते हैं? उसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस इन द individuals of same species, in the individuals of same species। तो अब हम समझ चुके हैं कि इस चैप्टर में हमें दो मेन चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहला जो है वो तो होगा क्या, हमारा इनहेरिटेंस होगा, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि पेरेंट्स से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसमिट हुए। और दूसरा वेरिएशन, ये जो डिफरेंसेस हमारे अंदर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। अगर मैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन की बात करता हूँ तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है जेनेटिक्स। ठीक है। अब अगर आप जेनेटिक्स की बात करते हो और आप इन भाई की बात ना करेंगे, अगर ग्रेगर मेंडल की आप बात नहीं कर रहे, उसका मतलब आपका जो जिक्र है, आपका जो डिस्कशन है वो अधूरा रह जा रहा है। Now, Mendel was the guy. He's referred to as the father of genetics. He is referred to as father of genetics. Now, why are we calling him as the father of genetics? कुछ तो अनोखा किया होगा इन्होंने, तभी इन्हें कहा जा रहा है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये क्या थे? ही वॉज अ मॉन्क इन ऑस्ट्रियन मोनेस्ट्री, है ना। ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री थी ऑस्ट्रिया में, जहाँ पर ये मॉन्क की तरफ बिहेव मीन वर्क करते थे। तो इट वाज इन ईयर 1856 टू 1856-57 से लेकर के इन्होंने 1863 तक, मतलब 19th सेंचुरी में इन्होंने क्या करा, इन्होंने वर्क करा पी प्लांट के ऊपर। और जो पी प्लांट होते हैं उसका साइंटिफिक नेम हमने यहाँ पर यूज़ करना है क्या? पीसम सटाइवम। ओके, पीसम सटाइवम। अब मैंने ये ऐसे लिख दिया तो ये चलेगा नहीं, ठीक है, ये साइंटिफिकली गलत है। नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा हुआ, अंडरलाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो पीसम सटाइवम पे इन्होंने वर्क किया। अब जब वर्क किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या करा, जो भी इनके जो ऑब्जर्वेशन थे, जो भी इन्होंने स्टडी करी, उसके जो ऑब्जर्वेशन थे वो इन्होंने पब्लिश करे। एंड जो आर्टिकल इन्होंने लिखा था उसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ऑलराइट। तो इन्होंने इन्होंने अपना जो रिजल्ट था वो पब्लिश करा इन दिस आर्टिकल बाय द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। बट प्रॉब्लम क्या थी ना? प्रॉब्लम ये थी कि मेंडल को उस समय बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, पॉपुलर वो थे नहीं, और सबसे काम की बात क्या थी कि नो बडी अंडरस्टूड हिम। ठीक है, नो बडी अंडरस्टूड। उन्होंने जो भी कहानी बताई थी, जो भी समझाया था, उस समय के लोगों के लिए वो समय से ज़्यादा एडवांस थे। ठीक है, तो नो बडी अंडरस्टूड दिस थिंग। और साल 1884 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक मेंडल को कोई खास रिकग्निशन मिला नहीं था। ठीक है, कोई खास रिकग्निशन नहीं मिला। इट वॉज ओनली इन ईयर 1900s, है ना, 1900 में
उनको रिकॉग्निशन मिला जब 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने उनकी जो जो वर्क थे उसको इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया. तो इट वाज द रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बाय कार्ल कॉरेंस हु हैपेंड टू वर्क ऑन द मेज प्लांट. सिमिलरली ह्यूगो डी वेरिस थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर. एंड लास्टली वी हैड द एरिक वॉन शेरमार्क who experimented on different flowering plants and three of them were working independently. ठीक है, ये बात ध्यान में रख के रखना है. इन लोगों ने अकेले अकेले काम किया था, इंडिपेंडेंटली काम करा था, मतलब साथ में नहीं थे. ठीक है, कोलैबोरेटिव स्टडी नहीं थी, इंडिपेंडेंट लेवल पे इन्होंने काम करा था. एंड थ्री ऑफ देम इन ईयर 1900 डिस्कवर्ड द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट अगेन. मेंडल का जो वर्क था उन्होंने वापस रीडिस्कवर करा. फिर सवाल आया क्या कि ऐसा क्यों था कि मेंडल के वर्क को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला. सबसे पहली बात, आज के तरीके का ज़माना था नहीं उस समय कि भैया हमने कुछ भी करा और वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर और यूट्यूब पे डाल करके रातों रात वायरल हो गए और फेमस हो गए. ऐसा तो था नहीं. तो कम्युनिकेशन वॉज नॉट दैट ईजी दैट टाइम. दूसरा, एक जो धारणा बनी होती है ना, उसको ब्रेक डाउन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है. तो हिज आइडियाज़ वर नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कॉन्टेम्प्रेरीज. अब उनका आइडिया क्या था, उन्होंने बोला था कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स तो खैर उन्होंने नहीं बोले थे, उन्होंने बोलते फैक्टर्स. उन्होंने बोले थे ये जो फैक्टर्स होते हैं ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं. इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि भैया ये एक डिस्क्रीट यूनिट है, ये एक डिस्क्रीट यूनिट है और इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है. दूसरा, ये डू नॉट ब्लेंड, दीज गाइज डू नॉट ब्लेंड, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये जीन्स हो रहे हैं, मान लो इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स थे, तो ये जीन्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ब्लेंड नहीं होते हैं, ऐसा इनका मानना था. बट इनके जो दूसरे दोस्त थे, जो इनके यार दोस्त उस समय, जो इनके राइवल्स थे, वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे. तीसरा बहुत अहम मुद्दा था क्या, इन्होंने यूज़ किया मैथमेटिक्स का. अब आपको पता है, देखो बहुत सारे लोग जो बायो लेते हैं दे आर नॉट वेरी गुड विथ मैथ्स. ठीक है, इवन इवन सम ऑफ अस वुड नॉट बी दैट गुड विथ मैथ्स. तो उस समय के जो जो बायोलॉजिस्ट थे दे वर फाइंडिंग इट रियली वेरी डिफिकल्ट कि भैया बायोलॉजी में कोई बंदा मैथ्स कैसे ला सकता है. मैथ्स से बचना था, तभी तो हम लोग बायो पढ़ रहे हैं ना. बट ये बंदा तो बायो के अंदर भी मैथ्स लेके आ जा रहा है, तो ये दिक्कत हो जा रही थी. नाउ इन्होंने फोर्थ जो डिफिकल्टी फेस करी वो क्या थी, इन्होंने बात करी फैक्टर्स की. बट ही वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स. एंड दैट इज वाई वी फाइंड कि मेंडल का जो वर्क था वो बहुत बहुत ज़्यादा समय तक अनरिकग्नाइज रहा. नो बडी गेट टू अंडरस्टैंड, नो बडी रियली रिकग्नाइज्ड हिम. बट मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बहुत कामयाब थे, उनके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत सक्सेसफुल थे, इन्होंने काम जो किया था वो बहुत अच्छा किया था. क्यों ऐसा था कि उनकी उनकी जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सक्सेसफुल हुए. सबसे पहला क्या था, इन्होंने स्टडी किया एक समय पर केवल एक या दो कैरेक्टर. ठीक है, बट इनके जो कॉन्टेम्प्रेरीज थे, जो इनके 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 जो कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे कि कॉल र्यूटर थे. कॉल र्यूटर जो थे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने टोबैको प्लांट के ऊपर वर्क करा था. अब ये सब क्वेश्चंस क्या है, देखो इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल हमको नहीं पता होनी चाहिए, आई मीन बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बट वी मस्ट हैव अ ब्रीफ बिट ऑफ आइडिया कि इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन थे. कॉल र्यूटर थे, फिर हमारे पास थे जॉन गॉस एंड वी ऑल्सो हैड दिस गाय नाइट. दोनों साथ में वर्क कर रहे थे और ये लोग वर्क कर रहे थे किसके ऊपर, ये लोग भी पी प्लांट के ऊपर ही वर्क कर रहे थे. ठीक है, फिर मेंडल का सक्सेस होने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था इनका सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, दैट इज पी प्लांट. अगर इन्होंने पी प्लांट के बजाय कोई और प्लांट यूज कर लिया होता तो मुझे नहीं लगता है शायद ये कामयाब हो पाते. पी प्लांट का, जैसे हमने आपको पिछली मतलब स्लाइड्स में बताया कि पी प्लांट जो है उनका साइंटिफिक नेम पीसम सटाइवम है. अब इस प्लांट की सबसे मज़ेदार बात क्या थी कि इसका जो लाइफ स्पान था ना वो बहुत शॉर्ट था. ठीक है, बहुत 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 छोटी सी लाइफ साइकिल थी इन लोग की. अब छोटी सी लाइफ साइकिल मतलब 2 से 3 महीना, 2 to 3 months. तो क्या हो सकता था कि छोटे समय के अंदर हम एक बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते थे. दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिसके बारे में हम लोग आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे. तो इसके पास कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेड्स थे वो बहुत ज़्यादा थे. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो सेल्फ पोलिनेशन है वो अपने आप होता है. आई मीन इट इज सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट, और इसको हम क्रॉस पोलिनेट भी कर सकते थे एज पर अवर विश. ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेटिंग होता है नेचुरली, इसको क्रॉस पोलिनेट भी किया जा सकता था.
अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पी प्लांट है उसके पास एक और बहुत 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 मज़ेदार चीज़ क्या है, वो है कि इट कैन ईजिली बी कल्टिवेटेड। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही था, बड़ी आसानी से इसको कल्टीवेट कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि कोई स्पेसिफिक सीजन ढूंढना पड़ता हमें। और लास्टली ये प्रोड्यूस करता था लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स मिल रहे हैं तो क्या हो सकता है भैया, हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी सीड्स मिले हैं उनको बहुत सारे नए प्लांट्स में डेवलप कर सकते हैं, तो हमारे पास एक लार्ज सैम्पल साइज हो सकता था। तो दिस इज द मेन रीजन फॉर मेंडल बीइंग सक्सेसफुल विथ हिज एक्सपेरिमेंट्स। नाउ व्हाट डिड ही डू इज, अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो मेंटेन्ड अ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा आप लोग जब नोट बनाओगे तो ध्यान रख लेना। तो ही मेंटेन्ड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, जो भी उन्होंने किया जो भी उन्होंने नहीं किया, आई मीन एवरीथिंग दैट वाज डन ऑन द फील्ड, उन्होंने हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन रख के रखा था। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और लास्टली ही हैड अ लार्ज सैंपल साइज। देखो जितना ज़्यादा सैंपल साइज होता है ना, उतना ज़्यादा आपका डेटा जो है वो करेक्ट आता है, उतना ज़्यादा चांस है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो सही होगा। अब मेंडल ने क्या करे, उन्होंने 7 अलग अलग कैरेक्टर स्टडी करे थे, जिनमें सबसे पहला था लेंथ ऑफ प्लांट, फ्लावर की पोजीशन, शेप ऑफ पॉड। देखो शेप ऑफ पॉड मतलब ये जो मटर होता है ना, कुछ ऐसे ऐसे छिलके सहित आता है, तो ये इसका पॉड हो गया। पॉड के कलर उन्होंने ऑब्जर्व करे। सीड, आपको पता होगा मटर के जो दाने होते हैं कुछ ऐसे गोल जैसे होते हैं, फिर इनके दानों का कलर देखा और फूलों का कलर देखा। ठीक है, तो ये कौन कौन से जो कैरेक्टर्स हैं इन्होंने स्टडी करे। इसमें देखो सीड शेप, ये शेप जो है, ये कलर जो है, ये सब जो है ये है कैरेक्टर, ये सब है कैरेक्टर। उनके जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे शेप के वेरिएंट आप देखोगे दो हो रहे हैं। शेप के जो दो वेरिएंट्स हैं वो कौन से हैं, राउंड और रिंकल्ड। तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे ट्रेट्स। फिर ये सीड का कलर हो गया येलो और ग्रीन, तो येलो और ग्रीन क्या हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा। कैरेक्टर अलग है और ट्रेट अलग है। कैरेक्टर का मतलब वो गुण, लाक्षणिकता, और ट्रेट का मतलब क्या, वो जो दोनों अलग अलग गुण होंगे वो, उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो। फिर कलर, कलर में भी दो ट्रेट हैं, पर्पल और वाइट। पॉड शेप में देखो इन्फ्लेटेड है और कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इन्फ्लेटेड मतलब फुला हुआ रहेगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब उसमें थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा। पॉड का कलर है पीला और हरा। फ्लावर की पोजीशन है एक्सियल, आपको पता होगा कि भैया ये आपकी स्टेम है, ये आपका जो पेटियोल था लीफ का मान लेते हैं। अगर इस हिस्से को बोलते थे, इस हिस्से को क्या बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे इसको हम लोग, एक्सिल बोलते थे, याद है कुछ ऐसा। ठीक है, तो एक्सियल फ्लावर हो सकता था या फिर टर्मिनल हो सकता था, टिप पे होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेम की हाइट, स्टेम की हाइट प्लांट टॉल हो सकता था या ड्वार्फ हो सकता था। अब हम लोग अगर हमारे लेवल पर रह करके बात करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इसका, प्लांट की हाइट का। दूसरा ये ग्रीन और रिंकल्ड, सीड कलर जो है ग्रीन, सॉरी ग्रीन और येलो। और दूसरा सीड ऑफ शेप, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, तो ये जो है ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करते हैं कि जो समझाने का प्रयास किया गया था आप समझे होंगे। इफ दैट इज द केस, यू कैन हिट द लाइक बटन, यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको लगता है कि चैनल फ्यूचर में आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, घर पर रहें एंड स्टे सेफ।